जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि क्लास मेरी कई दिन बाद हो रही है, 4 दिन बाद हो रही है। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए 4 दिन बाद क्लास हो रही है। लेकिन आप सबके लिए दुखद ये था कि सभी ने अच्छे से पेपर देने का प्रयास किया, लेकिन एज अ लास्ट रिज़ल्ट क्या आया कि पेपर लीक हो गया और पेपर अब रद्द होगा। और उसके बाद अब दोनों शिफ्ट के यानी 17 और 18 दोनों तारीख को गए पेपर फिर से होंगे। और जब फिर से होंगे तो आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का समय तो रहेगा ही, कम से कम कितना, 1 महीने होगा। तो 1 महीने आप सभी उदास ना होके रिवीजन करें और जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा था वो अपना और अच्छे से पढ़ने की तैयारी कर लें। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 2 किस प्रकार का विशेषण है, हमें बताना है। 2 किस प्रकार का विशेषण है? परिमाण वाचक, परिणाम लिखा है, परिमाणवाचक, यानी इसमें क्या होता है, नाप तोल होता है। दूसरा है गुण, गुण में क्या होता है, रंग रूप दशा, इस प्रकार से बताया जाता है। तो यहाँ पर परिमाण भी नहीं है और गुणवाचक भी नहीं है। अब ऑप्शन सी है संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या है, 1 2 3 4 5, ये सभी संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम में यह वह इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर 2 के बारे में पूछा था, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एहसान मानना, शक्ति संचित नहीं कर पाना, बर्बाद होना या क्रोधित होना। शुक्र करना का जो सही मुहावरा होगा, अर्थ होगा, वह क्या होगा? एहसान मानना होगा। जैसे कोई आपके ऊपर एहसान जताता है, कोई आपकी हेल्प करता है तो उसका शुक्र मानना होता है, शुक्रिया अदा करते हैं। तो वही है कि उसका एहसान हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं, न पूरी होने वाली आशा, सर्वत्र विजय हासिल होना, समयानुसार काम। तो राइट आंसर क्या होगा कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन चलती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी, अभी हो चुकी नहीं थी। क्या? बारिश हो रही थी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? हेतु हेतुमद, भविष्यत काल, संदिग्ध काल, संदिग्ध काल है नहीं, अपूर्ण भूतकाल या हेतु हेतुमद। तो क्या है, बारिश हो रही थी, पूरी नहीं हुई थी, हमें पता भी नहीं है कि कब तक पूर्ण होगी। तो क्या है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? क्या पूछा है? भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ललाट, मस्तक, गेंद, कपाल। तो क्या हो जाएगा, ललाट, मस्तक, कपाल, ये तीनों एक हैं, यानी समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं। क्या नहीं है? गेंद नहीं है। गेंद क्या होता है? कंदुक भी गेंद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? हमें बताना है ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश, लौकिक साहित्य, प्राकृत या वैदिक संस्कृत। किसका हुआ प्रयोग? वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें स्त्रीलिंग कौन सा है? हमें बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। कलम अच्छा है, कलम अच्छी है। तो इस प्रकार से हम अच्छा और अच्छी से निकालेंगे। क्या? कलम अच्छा है नहीं बोलते हैं, कलम अच्छी है। घर अच्छा है, जल शुद्ध है, जल या फिर जल अच्छा है, प्रकाश अच्छा है। तो क्या है, जो
कलम हो जाएगा, यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। बाकी तीनों पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। क्या होगा? बाकी पुल्लिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में समास कौन सा है? क्या देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची होता है। इसमें सबसे इसका पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी अप्रधान होते हैं। इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। लेकिन अव्ययीभाव समास क्या होता है? इसका पहला पद प्रधान होता है और साथ ही साथ जब जुड़ के सारे शब्द होते हैं, एक शब्द बनता है, तो वो अव्यय शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर बचा क्या? तत्पुरुष समास। तो हमारा राइट आंसर तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन देशभक्ति का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। क्या? देश के लिए भक्ति। अब के लिए विभक्ति कहाँ आती है? संप्रदान में आती है के लिए। तो अगर यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता तब संप्रदान तत्पुरुष पे टिक करते। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? यहाँ पर पूछा गया है फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी कौन सी है? अग्निखोर, ठुमरी, बट बाबा, अच्छे आदमी। तो उनकी पहली कहानी क्या है? बट बाबा है। अगला क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? कैसे? वह वर्ण हमें चूज करना है, यानी चयन करना है, वह व्यंजन को चयन करना है। क्या व्यंजन पूछा है? तो जो मूर्धन्य हो और अल्पप्राण हो। मूर्धन्य के अंतर्गत क्या होता है? मूर्धन्य के अंतर्गत हम लिख लेते हैं टा, ठा, डा, ढा, गुणा, ये होते हैं। उसके बाद बोला है क्या? अल्पप्राण। अल्पप्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है व्यंजन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला, इनमें दोनों में कॉमन होना चाहिए। क्या? दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहला, तीसरा, पांचवा। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि पहला, तीसरा, पांचवा में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं क्या है इसमें? ऑप्शन बी मिल रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खिचड़ी पकाना। क्या? खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वादिष्ट भोजन बनाना, षड्यंत्र करना, या रोटी के लिए तरसना, गुप्त धन खोज निकालना। जो खिचड़ी पकाना है, इसका सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? षड्यंत्र करना हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हमें बताना है प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो उपसर्ग होता है वह होता है शब्दांश। क्या? शब्दों का अंश। जो उपसर्ग होता है शब्दों का अंश होता है और किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले जब लगता है तो वह उपसर्ग कहलाता है, और किसी भी शब्द के जब बाद में लगता है तब वह प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? प्राउपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्रत्युपसर्ग या परोपसर्ग। तो क्या है? प्रति उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्युपकार में अगर संधि पूछ ले तो यण संधि है। तो अगर आप ध्यान दें तो यण संधि के लगभग जितने भी उदाहरण होंगे वह उन सभी में उपसर्ग लगा होगा। क्या? उपसर्ग लगा होगा। अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पे देखिए प्रत्यय इस बार पूछ लिया है। मिलाप प्रत्यय क्या हो? प्रत्यय भी शब्दांश होता है, लेकिन उपसर्ग पहले जुड़ता था, प्रत्यय बाद में जुड़ता है। तो यहाँ पर
शब्द क्या होगा, मिल होगा, लेकिन इसमें प्रत्यय होगा आप। तो आप जहाँ पर है वहाँ पर हमें टिक करना है, यानी वही ऑप्शन को चूज करना है। लाप नहीं होगा, आपा नहीं होगा, इलापा नहीं होगा, क्या होगा, आप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युगमानस पत्रिका का प्रकाशन किस राज्य से हुआ। हमें बताना है युगमानस जो पत्रिका चलती थी उसका प्रकाशन किस राज्य से होता था या हुआ था। क्या होगा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कहाँ से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जो सदा से चला आ रहा है, जो सदा से चला आ रहा है, इस अभिव्यक्ति के लिए एक उपयुक्त शब्द कौन सा है। इसे हम कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहेंगे, अनंतिम, निश्चल, अनवरत या अविचल। तो उसे क्या कहेंगे, अनवरत कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे अनवरत कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है। पदाति शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, पैदल, पद, प्रदत्त या पदेन। तो राइट आंसर क्या होगा, पैदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैदल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। हमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देश अच्छा है, मिट्टी अच्छी है, जमीन अच्छी है, भूमि अच्छी है। तो क्या है कि जो देश शब्द है वह हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और बाकी शेष तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आँख उठाकर न देखना, आँख उठाकर न देखना का अर्थ क्या है। अपेक्षा करना, बहुत थक जाना, अंधा हो जाना या उपेक्षा करना। तो राइट आंसर हमारा उपेक्षा करना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवित्र शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है। हमें बताना है कि पवित्र शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है। पोधन इत्र, प्युधन इत्र, पोधन वित्र या पोधन इत्र। तो क्या होगा, राइट आंसर पोधन इत्र हो जाएगा। संधि पूछे कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। क्या, अयादि संधि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चा वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। अब चा वर्ग में पूछा है महाप्राण, तो महाप्राण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा होता है महाप्राण। तो चा वर्ग लिखना है तो लिखेंगे चा, छा, जा, झा, क्या तो दूसरा और चौथा होता है, तो छा और झा हो जाएगा। तो कितने वर्ण हो गए, दो हो गए। क्या, दो हो गए। अगर आप सोचे कि और ज़्यादा होता है तो नहीं, क्योंकि हमें व्यंजन केवल पूछा है, ना कि स्वर को ऐड करेंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं। तो हमें व्यंजन पूछा है, तो ये केवल पूछा था क्या, चा वर्ग। तो चा वर्ग में कितने हो गए, दो हो गए। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि आगे आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। इस गद्यांश को उम्मीद है आप सभी पढ़ेंगे और इसके बाद आपको इसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर का चयन करना है। उम्मीद है आप भी पढ़िएगा और हम भी पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में स्थित है। क्या, सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में स्थित है। शताब्दियों में मस्तिष्क की तुलना मनुष्य द्वारा बनाई गई विभिन्न मशीनों से की जाती रही है। तुलना किससे की जा रही थी, विभिन्न मशीनों से।
यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन जो मनुष्य से तुलना की जाती है वह कंप्यूटर है, जिससे मस्तिष्क की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत तेज होती है, लेकिन उसके कार्य सीमित हैं। क्या? उसके कार्य सीमित हैं। क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई भी मशीन मनुष्य की बराबरी नहीं कर सकती। मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं, जिसके कारण इसको सूचना प्राप्त करने, मस्तिष्क में उनका संग्रह करने, स्तरण करने और सूचनाओं को प्रोसेस करने और साथ ही साथ नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक बुद्धिमान कंप्यूटर बनाने की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह अलग ही कहानी है यदि हम मानव सभ्यता के इतिहास की ओर देखें तो पता चलता है कि मन और उसकी मानसिक क्रियाएं सदैव से ही दार्शनिकों के बीच रोचक चर्चा किंतु मतभेद का विषय रही हैं। अभी कुछ ही समय पहले तक हम मस्तिष्क की प्रकृति के बारे में या शरीर से इसके संबंध में बहुत कुछ नहीं जानते थे। यहाँ तक कि मन, जिसे आध्यात्मिक माना जाता था, और मस्तिष्क, जिसे सांसारिक समझा जाता था, दोनों के बीच संबंध के बारे में भी मतभेद थी। उम्मीद है आप सभी ने भी गद्यांश को पढ़ लिया होगा या फिर जो मैंने पढ़ा उसे सुन लिया होगा। अब चलते हैं हम इस गद्यांश के क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं? मशीन की क्षमताएं, तंत्रिका कोशिकाएं, बुद्धिमान कंप्यूटर की प्रणालियां, मन की भावनाएं। तो मनुष्य में क्या जुड़ी रहती हैं? आप सभी ने गद्यांश में देखा था कि तंत्रिका कोशिकाएं जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किंतु दोनों के बीच संबंध में मतभेद था। किसके किसके संबंध में? मन और मनुष्य, वैज्ञानिक और कंप्यूटर, मन और मस्तिष्क, मनुष्य और कंप्यूटर। तो क्या था? मन और मस्तिष्क के बीच मतभेद था, गद्यांश में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? यह भी गद्यांश में था। विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है? मशीन में, कंप्यूटर में, मन में, मस्तिष्क में। तो कहाँ पर है? मस्तिष्क में सबसे जटिल तंत्र है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? मस्तिष्क की तुलना किससे की जाती है? वैज्ञानिकों से, मन से, कंप्यूटर से या विज्ञान से? किससे? कंप्यूटर से की जाती थी, गद्यांश की तीसरी चौथी लाइन में था। अगला क्वेश्चन है, इस अनुच्छेद पर उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? यानी जो गद्यांश था उसका उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है या क्या होगा? मानसिक प्रक्रियाएं, आध्यात्मिकता, मानव मस्तिष्क या कंप्यूटर प्रणाली। तो क्या होगा? मानव मस्तिष्क, यानी मानव के मस्तिष्क के बारे में ही सारा कुछ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? देखिए, अन्न होता है, जल जल होता है। तो यहाँ पर जब दोनों पद की प्रधानता हो तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो बहुब्रीहि नहीं होगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आसन्न का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, हमें बताना है। नज़दीक, तैयार, कुर्सी, प्रतीक्षा। तो आसन्न का पर्यायवाची शब्द होता है नज़दीक। क्या होता है? नज़दीक। अगला क्वेश्चन है,
किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं? हमें बताना है किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। पहला क्या दिया गया है? दोहा। दोहा में कितनी होती हैं? दोहा में 13 और 11 होती हैं। क्या? 13 और 11 होती हैं। सोरठा, फिर क्या दिया गया है? सोरठा। सोरठा में कितनी होती हैं? सोरठा में 11 और 13 होती हैं। चौपाई और रोला, चौपाई में कितनी होती हैं? चौपाई में 16 होती हैं। रोला, रोला में कितनी होती हैं? रोला में 24 होते हैं। हमसे पूछा है 16, तो 16 कहाँ हो जाएंगी? चौपाई में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या, आपने गण कई बार देखा है, तो गणों की संख्या कितनी है? 9, 4, 8 और 16। तो कितनी है? 8 गण हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा गांव के उपन्यासकार कौन हैं? अंधा गांव के उपन्यासकार कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल या नरेश मेहता? तो कौन है? राही मासूम रजा जी हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? कमीज कैसी है? सफ़ेद है। और सफ़ेद के बारे में पूछा गया है कि विशेषण कैसा है? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में नाप तौल होता है। सार्वनामिक, सार्वनामिक यहवा, तो यह भी नहीं है। गुण या संख्या, संख्यावाचक 1 2 3 नहीं है। क्या है? सफ़ेद कमीज क्या है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, काशीनाथ सिंह या उदय प्रकाश? किसको मिला था? उदय प्रकाश को मिला था। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक, क्या? मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन हैं? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, राजेंद्र यादव? तो राइट आंसर मोहन राकेश हो जाएगा। मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन है, उपविराम, क्या पूछा है? उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? हमें उपविराम का चयन करना है। मित्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह है। क्या? योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। और यहाँ देखिए मित्र बंधु 3 हैं, यहाँ पर क्या है? उपविराम है। ये क्या है? उपविराम है। तो हमसे उपविराम पूछा था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में इसे क्या बोलते हैं? इसे निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कि इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। जीमूत वाहन, वासव, शक्र या पुलोजमा? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुलोजमा। क्या हो जाएगा? पुलोजमा जो है वह इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता, इंद्राणी का होता है। किसका? इंद्राणी का होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो। फूल ऐसा है जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? मुकुल, अधखिला, कमल या पुष्प? तो राइट आंसर क्या होगा? मुकुल हो जाएगा। क्या होगा? मुकुल होगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 37वां क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है?
क्या? भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं हैं। रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेम घन या सितारे हिंद। तो राइट आंसर क्या होगा? रचनाकार नहीं है भारतेंदु युग के, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, छोटा भाई मान के, बड़ा भाई मान के या सर समझ के, जो भी आप समझें। बस आप सभी से यही चाहता हूं कि आप लोग हमारा भी सहयोग करें, अधिक से अधिक सहयोग। क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। जो ना समझ में आए या जो टॉपिक आपको ना आए वो आप पूछ सकते हैं। और बाकी आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।